नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, बताएंगे किस तरह से भारत ब्रिक्स 2026 के लिए पूरी तरह अध्यक्षता के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वेबसाइट और लोगो को लॉन्च किया है। इसके साथ ही बताएंगे कि चौथी बार हो रहा है सेना दिवस का आयोजन दिल्ली से बाहर। देश सेना के शौर्य को कर रहा नमन। वहीं बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं, इसका भी अपडेट देंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए सेना के साहस और शौर्य को किया नमन। वार्षिक प्रेस वार्ता में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बताया सेना की बड़ी ताकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। भारत इस साल शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। विदेश मंत्री ने कहा, वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना भारत का लक्ष्य। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन सत्र में नशा मुक्ति पर दिया जोर। नशे को बताया युवाओं के लिए बड़ा खतरा। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। चटगांव में हिंदू युवक को उतारा मौत के घाट। वहीं बांग्लादेश के प्रसिद्ध हिंदू गायक और आवामी लीग कार्यकर्ता प्रलय चाकी की पुलिस कस्टडी में मौत। और खेल मंत्रालय का राष्ट्रीय खेल महासंघों में 2 नई समिति बनाने का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति और खेलों में मेक इन इंडिया समिति होगी गठित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च किया। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। India approaches its chairship with a humanity-first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि G20 की अध्यक्षता के साथ भारत ने जहां अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा, वहीं ग्लोबल साउथ को एक बड़ी आवाज दी। अब ब्रिक्स के साथ भारत की क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या प्रायोरिटीज हैं जो ब्रिक्स को भी एक नई दिशा देगा? देखिए, निश्चित तौर पे ब्रिक्स के सामने अभी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ऐसा समय शायद ही ब्रिक्स के सामने आया जो कि एक तरीके से कहें कि अमेरिका एक टैरिफ वार पूरी दुनिया के देशों पे थोप रहा है और खास करके इसका जो दुष्प्रभाव है वो ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है और उन देशों पे खास करके जो पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में नहीं है।
और ब्रिक्स का जब ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तो उस समय ये बात जो स्थापना के समय ये बात थी ध्यान में लोगों के कि यह जो है एक अल्टरनेटिव एक ब्लॉक के रूप में इमर्ज करना चाहिए, कन्फ्रंट करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के विकास की दिशा को और ज्यादा गति करने के लिए। और उसके अलावा दुनिया में जो देश विकास की यात्रा में पीछे छूट गए हैं उनको और तेजी से विकास में लाने के लिए। और ऐसे में इन देशों के बीच का कोऑपरेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और इसीलिए ब्रिक्स जब बना तो ब्रिक्स के बाद कह सकते हैं कि दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों में काफी आशा जन्मी। और अभी जो ब्रिक्स है वो पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो था, अभी ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है और आज ब्रिक्स में 11 देश आ गए हैं सामने। 10, हालांकि कुछ लोग इससे कहते हैं कि 10.5 है, लेकिन भारत कहता है कि 11 देश है जिसमें कि 11वां देश सऊदी अरब को माना जाता है। तो ये जो 11 देश है वो कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ स्थिरता देते हैं बल्कि यहाँ से सबसे ज्यादा मानव बल भी दुनिया के विकास में सहयोग करता है, अपने में सहयोग करता है। और इसीलिए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि आज जब अनिश्चितता ऐसी बनी हुई है, ऐसी अनिश्चितता में जो भारत के सामने जो ब्रिक्स की अध्यक्षता आई है, वह अध्यक्षता खास तौर पे एक स्थायित्व देने का काम, जैसे उन्होंने बोला, रेजिलियंस का काम, कोऑपरेशन का काम, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी देने का काम करेगा ब्रिक्स। और इसी के लिए वो सारे तरह के प्रयास किए जाएंगे भारत की तरफ से, ताकि जहां जहां भी गैप है, डेवलपमेंट गैप है, जहां जहां कोऑपरेशन गैप है, उस गैप को पूरा करके दुनिया को इस स्थिति में लाना कि वो इस तरीके के टैरिफ की चुनौतियों से मुकाबला कर पाए और अपने बीच में सहयोग करके अपने पांव पे खड़ा होने में एक दूसरे को संबल प्रदान करे। जी अखिलेश जी, ब्रिक्स को लेके हमने देखा कि अमेरिका खासकर हमेशा से उसको एक चुनौती कहें या एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम की तरह से देखता है कि जो ताकतवर देशों का है। और क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जिस टेरिफ वॉर के आप जिक्र कर रहे हैं उसने भारत, चीन और रूस को एक मंच पे और मजबूती से लाके खड़ा कर दिया है? तो यह भारत के लिए मौका होगा एक जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का, या फिर अमेरिका को जो एक थ्रेट लगता है ये एक ऐसा मंच साबित होने जा रहा है आने वाले समय के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जो पूरी जो राजनयिक क्षमता है, उस राजनयिक क्षमता से भारत यह साबित करने की कोशिश करेगा कि दुनिया में जो विकास के बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करे। और साथ में यह भी भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जा रहा, किसी मुकाबले की लड़ाई के लिए यह गोलबंदी नहीं हो रही है, बल्कि यह गोलबंदी हो रही है कि जो जरूरतें हैं जो विकासशील देशों की, जो कि ग्लोबल साउथ आज को कहा जाता है, और उसमें जो सहयोग किस तरीके से बढ़ाकर उनको अपने पांव पे खड़ा करने में मदद किया जाएगा, इस बात को साबित करने में भारत की पूरी जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी लगेगी। निश्चित तौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब से उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया उस समय से ही वो ब्रिक्स पर हमले कर रहे हैं, लेकिन भारत का लगातार ये कहना है कि यह एक तरीके से समझदारी भरा काम नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना और ब्रिक्स का काम जो है, वह ब्रिक्स का काम विकास को गति देना, उन देशों के विकास को गति देना जो विकास की दौड़ में पीछे चल गए हैं, सहयोग को स्थापित करना और साथ साथ एक स्थायित्व देना पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी कि हम मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका का, तो यह भी भारत साबित करने की कोशिश करे किस तरीके से हम सहयोग करेंगे, लेकिन हम मुकाबला और कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। यह बहुत जरूरी एक भारत का एजेंडा रहेगा। जी अखिलेश जी, G20 की भारत ने जब अध्यक्षता की तब भी हमने देखा कि किस तरह से भारत की ताकत को भी मंच पे रखा गया। भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और खासकर जो भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी भारत ने अपनी ताकत को रखा। अब ब्रिक्स के मंच पे किस तरह से इस पूरे आयोजन को आप देख रहे हैं, भारत की प्लानिंग को, भारत किस तरह से इस मौके को एक अवसर के तौर पर बदलने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है आज। उसके बाद चीन की जनसंख्या है। जो रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, भौगोलिक है। तो यह जो ताकत है इन 3 देशों की, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है, कह सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण देश है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो विकासशील देशों में शामिल है। और ऐसे में भारत ने जो अपने यहाँ प्रयोग किया है, खास करके जो डिजिटल इकोनॉमी, जो हम पूरा जो डिजिटली आज अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाया है, अपना रिटेलिंग बेस बढ़ाया है
और किस तरह से व्यापार में सुगमता हुई है, जिसमें कि आपको हार्ड करेंसी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। चाहे बारिश हो या चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आप कहीं भी एक डिजिटल करेंसी के माध्यम से सारे लेन देन कर सकते हैं। यह भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है और भारत निश्चित तौर पे इसे ब्रिक्स देशों को, जिसमें भी शामिल देश जो इसमें और उसमें कुछ गेस्ट कंट्री भी आएंगे, उन सारे लोगों को अपनी सफलता से अवगत कराएगा। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है कि जिस तरीके से भारत ने एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है और रूरल बेस्ड जो डेवलपमेंट है, जिसमें कि हम अनाज देते हैं लोगों को और उसके बाद रोजगार के कार्यक्रमों के बारे में जो नए बिल पास किए गए हैं, उस सारे जो बिल जो भारत के अनुभव है, वो अनुभव ब्रिक्स देशों के लिए बहुत ही मौजूद है। क्योंकि ब्रिक्स के अधिकांश देश ऐसे हैं जो भारत जैसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से हैं, जहाँ की विकास के जो में गैर बराबरी है। तो उस गैर बराबरी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे जो रूरल इकोनॉमी को मैनेज किया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, कंज्यूमर बेस बढ़ाया जा सकता है और उसके अलावा जो व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुगम बनाया जा सकता है, सारी बातें जो भारत के अनुभव है, निश्चित तौर पर भारत साझा करेगा और इससे ब्रिक्स देश जो लाभ उठाना चाहेंगे और लाभ उठाएंगे। भारत ने कहा है कि अपने अनुभव, अपने जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को बिना किसी शर्त के वो किसी भी देश के साथ शेयर करने के लिए, मित्र देशों के साथ साझा करने के लिए वो तैयार है। अखिलेश जी, भारत का भी और ब्रिक्स के इस मंच पे अन्य सदस्य देशों का भी जोर रहा है कि स्थानीय मुद्रा व्यापार की तरफ एक जोर रहा है और एक मैकेनिज्म पूरा बनाने की कोशिश है। एक ऐसे समय जब अमेरिका को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के साथ भी टैरिफ को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा है। ऐसे में भारत के लिए क्या ये बहुत नाजुक समय होगा इस पर आगे बढ़ना? देखिए, निश्चित तौर पे भारत का यह एजेंडा नहीं है। भारत जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता का एजेंडा एक नहीं है कि वो डॉलर के पैरेलल कोई मुद्रा को बढ़ावा दे। भारत ने तो यह कहा है लगातार कि डॉलर की इस इलाके में डॉलर की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो भारत का एजेंडा, जैसा कि ऋतु में पहले भी कह रहा था, कि भारत का एजेंडा किसी भी मुकाबले में ब्रिक्स को ले जाने की ओर नहीं है। भारत एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहता है और जो जो देश अपने अपने बीच में सहयोग को बढ़ा सकते हैं, वो चाहे अपनी मुद्रा में करें या सामान से अपने सहयोग बनाए, इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता है। किसी को बाधा देने की जरूरत भी नहीं होती है और कोई कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं मना करता कि आप जूता के बदले आप कलम खरीदे या आप इस सामान के बदले उस सामान, इसमें कोई भी कानून बाध्यता नहीं होती। लेकिन जो डी डॉलराइजेशन का एक जो कंसेप्ट है, वो भारत उस डी डॉलराइजेशन के कंसेप्ट के पक्ष में नहीं है और इसलिए भारत के एजेंडे में यह डी डॉलराइजेशन नहीं होगा निश्चित तौर पर। जी। अब अखिलेश जी, हमने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला वाली पूरी घटना के बाद जिस तरह से अपने खुद को आधिकारिक राष्ट्रपति के तौर पर भी ऐसा भी बयान दिया उन्होंने, तो क्या इस तरह के एक तरह से असंतुलन के बीच में, वैश्विक असंतुलन जो हो रहा है, उसमें ब्रिक्स का ये मंच और भारत की अध्यक्षता, किस तरह से आपको लगता है कि जो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो उथल पुथल है वो सप्लाई चेन में जो रुकावटें आती हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़े संकट और बड़े सवाल खड़े होते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, तो इनका समाधान ये सारे देश मिलकर अगर ढूंढते हैं तो उसका कैसा असर जाएगा? क्या उसे जवाब के तौर पर देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे भारत इस मामले में लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात कहता रहा है कि दुनिया के दो देशों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। साथ ही भारत इस बात के लिए भी लगातार कहता रहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का हनन नहीं होना चाहिए और जो उन तरह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और लगातार भारत ये कहता रहा है कि भारत किसी भी देश में चाहता है कि एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो, जिसमें उस देश से सभी तबकों को शामिल करके वहां लोकतंत्र की मजबूती स्थापित की जाए। तो इसी संकल्पना के आधार पे भारत सारे मुद्दों के हल की तलाश के लिए, बिल्कुल अखिलेश जी, वैश्विक समस्याओं के हल की तलाश के साथ भारत ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अध्यक्षता करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। हम एक बार सीधे सब आपका रुख करेंगे। इस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी राम जी कानून पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। रिपोर्ट किए जाते हैं ऐसे केसेस, ऐसे इश्यूज जहां पर भ्रष्टाचार होता है, जहां पिलफरेज ऑफ
गवर्नमेंट फंड होता है, जहाँ पर पारदर्शिता की कमी रहती है, जहाँ जवाबदेही कम है, अकाउंटेबिलिटी बोथ इन द टर्म्स ऑफ द वर्क कंडक्टेड एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ द मनी एलोकेटेड एंड स्पेंड कम है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इसको एक नए स्वरूप में और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक समन्वय बना करके एक इंटेग्रेटेड फैशन में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस पब्लिक वर्क्स विच वर अदरवाइज हैपनिंग। क्योंकि बार बार समाचार पत्रों में ही कहा जाता था कि साहब ये मनरेगा के तहत गड्ढे बनाए गए थे, फिर अब गड्ढे भर गए, अब फिर से बनाए गए, तो ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। नाम मनरेगा का और पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इसका तो फोकस फिर भी वाटर सिक्योरिटी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रहेगा। और साथ ही साथ एंश्योर द एडुकेट फार्म लेबर अवेलेबिलिटी। अब इसका मैं 1-2 मिनट दे के आपको विस्तार में बताऊंगा। और जैसे मैंने कहा कि हमने इसके साथ जीपीएस और एआई मॉडल्स को भी इंटीग्रेट किया है। अब मोटे तौर पर इसमें क्या है, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जेंस एंड आउटकम ओरिएंटेड, यानी ये सारे पहलुओं को एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ाना। साइलोज में इनका काम ना हो, ताकि पिलफरेज भी नहीं होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, और साथ ही साथ इसको जोड़ना आउटकम ओरिएंटेड टारगेट्स के साथ कि हम चाहते क्या हैं, इस काम से हमें क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा। तो एक उस तरह का एक मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं जो इसमें सराहना के लायक भी हैं और जिसमें जनहित भी है, हमारा जो वर्किंग डेज थे जो 100 हुआ करते थे उसको 125 किया। दूसरा, गोस्ट बेनिफिशरीज हुआ करते थे। बहुत बार समाचार पत्रों में ही आया करता था कि बहुत सारे फर्जी नाम हैं उसमें, और बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान जो ही यूपीए 2 शुरू हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी में एक, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी हुआ करते थे, उन्होंने एक अलग समिति बनाई थी, एंटी करप्शन सेल। उसमें हम कुछ एक सदस्यों को उन्होंने मनोनीत किया था, उसमें मैं भी था। उस समिति की अध्यक्षता करते थे हमारे कीर्तन समैया साहब, जो पुणे के सांसद थे एक ज़माने में। तो हमने देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ अध्ययन किए। उस समय तत्कालीन यूपी में सरकार थी मायावती जी की, उनकी सरकार के जो घोटाले थे उसको भी लेकर के एक पुस्तिका बनाई थी। और इसी तरह से जब मनरेगा का अध्ययन किया तो बहुत रोचक बातें सामने आई कि कई जगह पर वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे उनके पीएसओ और निजी स्टाफ के फर्जी नाम। तो हमने एक जगह एक विधायक से कहा भी कि साहब थोड़ा सा अपनी कल्पना प्रक्रिया को थोड़ा सा और ज़्यादा तीव्र करिए, इमेजिनेशन को, तो नाम तो सोच के भरिए। तो कहते साहब 4 नाम और भरने का, ये भाई इसका पूछ लो क्या है। तो इतना बेदर्दी से, बेरहमी से और लापरवाही से सरकार के पैसे का, भारत सरकार के पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। अब चूँकि हम इसको डिजिटल मीन्स के साथ जोड़ेंगे तो उस पर भी चेक बैलेंस रहेंगे। चौथा, जब मैं कहता हूँ कि इसको आउटकम ओरिएंटेड किया है, तो जो बार बार मीडिया में बातें आती थी, एक मजाक बन गया था कि साहब ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम है। तो गड्ढे खोदे हुए खाली रह जाते थे, फिर भर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू हो जाता। उसको ना करके हमने इसको आउटकम ओरिएंटेड के बनाना गया। उसका नतीजा यह हुआ था कि हमारी एलोकेशंस में भी कमी आ गई थी। सन 2013 के चलते चलते एलोकेशन गिर करके 3300 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरा पहलू फाइनेंसिंग का, जैसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी लाने का इसमें प्रयास किया गया है। और इसीलिए फिक्स्ड एलोकेशन इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड, यानी सरकार को, प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया जाएगा, फिर एक समन्वय के साथ तय किया जाएगा कितना पैसा कहाँ लगाना है, क्या प्राथमिकता रहेगी। ये नहीं है कि आपने शुरू कर दिया काम, फिर आप कहें साहब मुझे 100 रुपया मिला था वो ख़त्म हो गया, केंद्र को संदेश जाए 100 और भेजो, तो जाता जा रहा है और काम क्या हो रहा है उसका कोई
अनुमान ना रहे। आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी राम जी कानून पर विस्तार से बता रहे थे कि किस तरह से ग्रामीण भारत के में रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको इस समय गांधीनगर। अमित शाह एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, आज यहां पर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी, परंतु किसी राज्य सरकार ने बनाई हुई ये पहली लैब है जिसका श्रेय गुजरात को जाता है। एक विशाल संकुल के अंदर 362 करोड़ की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में देश की जय सुरक्षा का एक मजबूत किला यहां बनने जा रहा है। हम सब जानते हैं, हम कोरोना से उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जिस प्रकार के दुनिया भर के अंदर रिसर्च की जरूरत है, इसमें कई सालों तक कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए थे, पीछे पड़े थे। अब ये फैसिलिटी बनने से इसमें इस क्षेत्र के काम करने वाले युवाओं को एक नया मौका भी मिलेगा और भारत इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल पाएगा, इसका मुझे विश्वास है। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की ये विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। एक अध्ययन है कि 60 से 70% नई बीमारियां पशु से होकर इंसान तक पहुंचती है। इसलिए भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही कार्यक्रम का एक अगला स्टेज है। अब हमारे वैज्ञानिकों को खतरनाक वायरस के सैंपल जांचने के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वाभाविक है, विदेश पर निर्भर नहीं रहेंगे तो इसकी जांच में तेजी भी आएगी और हम आत्मनिर्भर भी होंगे। मैं गुजरात की बात करूं तो हमने चांदीपुरा वायरस और लंपी स्किन डिसीज का प्रकोप हमने देखा है। ये बीमारियों ने एक प्रकार से हमें चेतावनी दी है कि BSL-3 से भी उच्च स्तरीय सुविधाओं की सख्त जरूरत है। आज ये BSL-4 लैब वो सभी सुविधाओं की पूर्ति करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है और आनंद भी है। ये काम चलाऊ टेम्पररी सुरक्षा हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एक प्रकार से रिसर्च बेस्ड परमानेंट सुरक्षा चाहते हैं। इसीलिए ये लैब हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, विगत 11 साल में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
बायोटेक क्षेत्र में हमें काफी सफलता मिली। यहां जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन थी। मेरी बात ध्यान से सुनना और विशेषकर विद्यार्थी सुने। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही ये $166 बिलियन को क्रॉस कर रही। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास, ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है, शासन का समर्थन उनको प्राप्त हो, इसकी जरूरत है। मैं इसको और डिटेल में बताना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी। वो वेरी करती थी 400 और 500 के बीच में। और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी है। 10,000 क्रॉस। बायो इंक्यूबेटर्स 2000 में 6 थे, 25 में 95 हो चुके हैं। इंक्यूबेशन स्पेस हमारे पास 60,000 वर्ग फुट थी, 60,000 स्क्वायर फुट, और वो बढ़कर 15 टाइम बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट इंक्यूबेशन स्पेस आज हमारे पास है। और बाजार में उत्पाद जो हमारे थे 10 तक सीमित थे, अब 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने बाजार में डाली है। और किसी भी क्षेत्र का फ्यूचर और देश में पोटेंशियल और देश के युवाओं की इसमें रुचि देखनी है तो पेटेंट फाइलिंग इसका एक बहुत अच्छा थर्मोमीटर है। 2014 में 125 पेटेंट इस क्षेत्र में भारत के फाइल हुए थे और 2025 में 125 से बढ़कर हम 1300 तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बताता है कि हम कर सकते हैं। और प्राइवेट फंड 10 करोड़ का लगा था, सिर्फ 10 करोड़ का, अब 7,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हो चुका है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो युवा इस क्षेत्र को कैरियर बनाना चाहते हैं, आप दमखम के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वो आपने साबित कर रख दिया है। मित्रों, आज भारत एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। विश्व की 60% वैक्सीन हमारे यहां बनी। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक और विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कोरोना की भारत में बनी। और ये सब इस बात के द्योतक है कि इस क्षेत्र में भारत को अभी और बहुत और आगे बढ़ाना है। इसलिए वर्ष 23 में भारत सरकार ने बायो E3 नीति लागू कर बायोटेक को बढ़ाने का फैसला लिया। ये E3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को जोड़कर E3 बनाया गया है। और मुझे विश्वास है
कि ये पॉलिसी हमें आगे बहुत बहुत आगे तक ले जाएगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों के जीनोम सीक्वेंसिंग को हमने स्टोर कर लिया है और ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि। मित्रों, आज आप सभी लोग मेरे मत क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। यहीं से मैं सांसद बनकर देश की संसद में जाता हूं, इसलिए आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। और मैं गुजरात में जो बायोटेक क्रांति हुई, इसकी भी बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं भी गुजरात सरकार में मंत्री था। 2 दशक पहले गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन GSBTM की स्थापना नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना से हुई। तब काफी लोगों को लगता था कि एक सपना है, इस देश में क्या हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर। मगर दूरदर्शिता के साथ मोदी जी ने एशिया की पहली डेडिकेटेड बायोटेक यूनिवर्सिटी बनाई और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इस देश के अंदर नई शुरुआत की। आज ये बच्चे जो तालियां बजा रहे हैं, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनकर इस क्षेत्र के अंदर भारत को समग्र विश्व में टॉप पर ले जाने का काम करेंगे। और उसी उद्देश्य से गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी बनी और उसी उद्देश्य से मिशन का भी स्थापना। और इसी से आगे बढ़ते हुए 2018 में जिस परिसर में हम बैठे हैं, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बना, इसका उद्घाटन हुआ और स्वयं मोदी जी ने इसका उद्घाटन रखा। मित्रों, गुजरात आज देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, टॉप 5 में है। मगर जब ये BSL 4 फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, हम इसमें टॉप करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बायोटेक पॉलिसी के तहत 20,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख रोजगार का लक्ष्य हमने रखा है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता भी घोषित की है और GBRC जो बना वो भारत सरकार के डीप ओशियन मिशन में आज बहुत महत्वपूर्ण फॉरवर्ड भूमिका अपना रहा है। ये BSL 4 फैसिलिटी एक प्रकार से बहुत जरूरी फैसिलिटी। हम जानते हैं कुछ साल पहले कोरोना ने पूरे विश्व को झंझोर कर रख दिया। शुरू में तो ऐसा लगता था कि इसका कोई रास्ता मानवी निकाल पाएगा भी या नहीं निकाल। और पूरे देश के लोग चिंतित थे। इतना ही नहीं, दुनिया भर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पंडित भारत की चिंता करते थे और उनकी चिंता वाजिब थी, क्योंकि हम सब जानते थे उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। वो सोचते थे हम तो निपट लेंगे, जो डेवलप कंट्रीज थे, मगर भारत का क्या होगा। उस वक्त मेरी कुछ लोगों से बात होती थी, मैं लेमैन की भाषा में कहूं तो वो कहते थे ट्रक के ट्रक भरकर लाशें निकलेगी भाई, सावध रहना। और जब कोरोना समाप्त हुआ भाई, तो कोरोना का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी ने किया तो मेरे देश भारत ने किया। मेरे कुछ परिजन अमेरिका रहते हैं, उनको वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट लेने में 3 महीना लगता था,
भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन दिए, 140 करोड़ की आबादी को 2 बार वैक्सीन दिए गए और सबको मोबाइल पर मोदी जी के हंसते हुए चेहरे के साथ तुरंत ही सर्टिफिकेट मिल जाता। ये टेक्नोलॉजी का कमाल था। टीका लगाने के तहत अनेक जगह पे कैंप लग गए, डिसिप्लिन लाइनें, कॉफी देने की व्यवस्था, अनेक स्वयंसेवक, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों ने भी सेवा दी, डॉक्टरों ने भी सेवा दी और एक मिशन की तरह हम एक खतरे से बाहर आए, सबसे पहले बाहर आए और सुरक्षित होकर बाहर आए। बाद में बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए आए। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई भारत में ये सफलता मिली, इसका कारण क्या था? मैंने कहा भाई इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये सोशल साइंस का विषय है। तो उनका कैसे? मैं कहा आपके यहां कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकार लड़ती थी, कि हाँ सरकार ही लड़ेगी। मैंने बोला हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहां केंद्र सरकार भी लड़ती थी, राज्य सरकार भी लड़ती थी, लोकल बॉडीज भी लड़ती थी और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ भारतीय एक साथ होकर कोरोना के खिलाफ। और जो लोग मजाक उड़ाते थे कि दिया जलाने से कोरोना समाप्त हो जाएगा, घंटी बजाने से कोरोना समाप्त हो जाएगा, उनको मालूम नहीं था ये हर घर में दिया जलने से कोरोना के खिलाफ लड़ने की एक सामूहिक ताकत खड़ी करने का एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। और मित्रों, मैं तो साक्षी हूं, जब दुनिया क्षुब्ध पड़ी थी और भारत में अभी कोरोना के 300 से ज्यादा पेशेंट नहीं थे, 300 भी नहीं थे, उस वक्त हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी भी डेवलप नहीं हुई थी और मोदी जी ने वैक्सीन बनाने के लिए एक टीम का गठन कर दिया था और नतीजा देखिए, 2 वैक्सीन भारत में बने, पूरे 140 करोड़ की आबादी को वैक्सीनाइज किया गया और दुनिया के 70 देशों में टीका पहुंचाने का काम हमारे भारत ने किया। मित्रों, पहले दुनिया में बनी हुई वैक्सीन भी भारत में 11-11 साल, 12-12 साल के बाद आती थी। लगने की तो बात जाने दो, इंट्रोड्यूस ही 11-12 साल के बाद होती। हमने सबसे पहले बनाई, सबसे पहले लगाई और दुनिया के कई देशों को भी बचाने का काम कोरोना में भारत ने किया। और मुझे अब विश्वास है कि BSL 4 की देश में बन रही दूसरी सुविधा अब और आगे ले जाएगी। ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, थकना मत, थकना मत, रिसर्च भी करिएगा, नतीजे भी लाइएगा, पेटेंट भी कमाइएगा और पैसा भी कमाइएगा। आपके लिए खुला मैदान यहां पर पड़ा हुआ है। है 140 करोड़ की आबादी में अब तक पुणे में एक ही BSL 4 लैब थी, मतलब सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हमारी देश में ही सैंपल हमें भेजना पड़ता था। आज दूसरी लैब बन रही है। मुझे विश्वास है कि हमने इससे बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब AMR के लिए भी बात करना चाहता हूं। एंटीबायोटिक दवाओं के लिए जो रेजिस्टेंस आ जाता है, वो आज हमारी सोसाइटी के सामने, मानव जात के सामने बहुत बड़ा खतरा है और एक प्रकार से साइलेंट डिजास्टर है। AMR का मतलब होता है माइक्रोब्स पर एंटीबायोटिक के प्रभाव का कम होना या समाप्त होना।
और इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। एक, अंडर यूज। अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर इसको पूरा नहीं करते हो तो साइकिल समाप्त नहीं होती। दूसरा, ओवर यूज। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखते ही या तो डॉक्टर साहब जल्दबाजी में एंटीबायोटिक दे देते या पेशेंट स्वयं ही ले देता है। और तीसरा, मिसयूज। डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक का प्रयोग। मित्रों, मैं मानता हूं कि AMR बहुत बड़ा संकट है और इंसान नहीं, पूरे समाज के लिए संकट है। अगर मानव शरीर की एंटीबायोटिक से रिपेयर होने की क्षमता ही हम कुंद कर देंगे, क्षुब्ध कर देंगे, तो बीमारियों को हम रोक नहीं पाए। यहां इतने सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं। इस क्षेत्र में अभी और रिसर्च कर ये विज्ञान को और सटीक बनाने की जरूरत है और मजबूत बनाने की जरूरत है। AMR का खतरा आने वाले दिनों में और आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्टिकल ट्रांसमिशन को भी लेकर जाता है। मां के पेट में जब बच्चा होता है तब AMR ट्रांसमिट भी होता है। तो AMR के लिए, इसका सामना करने के लिए एक रोड मैप, मेडिसिन लिटरेसी, रेड लाइट कैंपेन और आखिरी व्यक्ति तक प्रचार, ये आज जो स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य संक्रमण को रोकना भी होना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना भी होना चाहिए। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि मेरे मध्य क्षेत्र के अंदर बायोटेक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, बन रही है। और इससे न केवल गांधीनगर, न केवल गुजरात, पूरे देश के बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए, और इसका फायदा जो होना है वो 140 करोड़ लोगों के लिए, और एक प्रकार से देखे तो जो R&D होगा समग्र विश्व का भी फायदा करेगा। इस सभी के लिए आज एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई और हमारे मंत्री अर्जुन मोढवाडिया जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयां देना चाहता हूं। मित्रों, जो लोग विज्ञान के नाम पर विरासत को भुलाना चाहते थे, कोई संस्कार की बात करता था, विरासत की बात करता था, इस पर जो ऑर्थोडॉक्स का थप्पा लगाना चाहते थे, उन सबको 11 साल में बता दिया है कि विकास और विज्ञान और विरासत दोनों के खिलाफ नहीं है। दोनों देश की और हमारे देश की जनता की जरूरियातें हैं और दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया और सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष की शुरुआत। ये चिर पुरातन शिवालय जिसको 16 बार तोड़ा गया, हर बार नया बना, तोड़ने वाले कोई दुनिया के नक्शे पर उपलब्ध नहीं है, इनका नामो निशान नहीं है। वो शिवालय आज भी गगनचुंबी ध्वजा लेकर खड़ा है। और सोमनाथ का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक शिवालय नहीं है, समग्र भारतीय समाज का एक गौरव का मान बिंदु है। सोमनाथ का ये शिवालय सनातन का सम्मान है
और सोमनाथ का शिवालय भारत की जनता की जीवंतता और जिजीविसा दोनों का प्रतीक है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो 16 बार टूटकर आज सम्मान के साथ गगनचुंबी ध्वजा के साथ वहां पर विद्यमान है। मोदी जी ने हमारी ये विरासत का परिचय कल पूरी दुनिया को कराया है। आज वही मोदी सरकार और वही भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार यहां पर BSL फूल की आधुनिक लैब बना रही है, जिससे मेरे युवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर मानव जीवन का कल्याण करेंगे। तो विज्ञान और विरासत, विकास और विरासत दो ऑप्शन नहीं है, दोनों रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चल सकती है। एक अनेक मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया है। फिर से एक बार मेरे मत क्षेत्र में अंदर गुजरात में ये BSL 4 की फैसिलिटी बनाने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो आप देख रहे थे गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL 4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गुजरात सरकार की पहली लैब स्थापित की हुई है जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। गंभीर बीमारियों की जांच के लिए विदेश पर अब भारत की निर्भरता कम होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के चटगांव के डांगन भुइया में 11 जनवरी की रात की है। 28 साल के हिंदू युवक समीर दास पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर मारा गया है। समीर पेशे से ऑटो चालक था। समीर की हत्या के बाद हत्यारे उसको ऑटो भी चुराकर मौके से फरार हो गए। एक पुलिस के अनुसार देसी कट्टे से समीर की हत्या की गई है। समीर का शव उप जिला अस्पताल के पास से बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया लगता है कि यह सुनियोजित हत्या है। और इससे इतर एक अन्य घटना में बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के एक हिंदू नेता प्रलय चाकी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। मृतक नेता के परिवार ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारी उन्हें पर्याप्त चिकित्सा देखभाल नहीं दी और उससे उनकी मौत हो गई। 60 साल के प्रलय चाकी एक गायक भी थे। वे 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े एक विस्फोट मामले में जेल में थे। और बिना सीकरी बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इन हमलों में संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ कहा कि इन हत्याओं में एक खास पैटर्न दिखाई देता है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन क्या इस वक्तव्य के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पे किसी तरह का कोई असर आप देख रही हैं?
बिल्कुल कोई असर नहीं है। वो तो बिल्कुल इनकार करते रहते हैं हर बार। या तो कहते हैं फेक न्यूज़ फ्रॉम इंडिया, या तो कहते हैं एग्जैजरेशन है, और या तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अपने तरफ से उन्हीं को दोषी ठहराते हैं जो जिनकी जान चली गई है, कहते हैं नहीं नहीं वही क्रिमिनल थे। तो ये जो है एक बहुत सीरियस स्थिति है। और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ पे हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड इवन मुस्लिम माइनॉरिटीज, सूफी, अहमदियाज एंड आई वुड से सारे औरतों के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। उनके लिए कोई देखने वाला नहीं है। और माइनॉरिटीज पे जेनोसाइड हुआ जा रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे जेनोसाइड हुआ जा रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं। और हर बार मुझे वहाँ से जो लोग कहते हैं कि जैसे किसी की ज़मीन है वो हड़प ली गई है, और इनको फ़ोन आ रहे हैं कि देखिए आपकी ज़मीन हमारे काबू में है, आप पैसा लेके चले जाइए, गो अवे। सो ये एक जो 1971 में हुआ था, जो लिबरेशन वॉर हुई थी, उस समय भी ऐसे ही हुआ था। सबको उन्होंने कहा था, जो लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो चाहते थे कि सिर्फ एक जो जमात इस्लामी के लोग हैं, जो रेडिकल लोग हैं, जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं, वो रहें। और बिल्कुल उसी तरह से अब बल्कि 1971 में तो सिर्फ 9 महीने का रहा, क्योंकि 9 महीने में लिबरेशन वॉर ख़त्म हो गई थी और बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। लेकिन इस बार तो ये 18 महीने से चल रहा है और अब भी कोई अंत नहीं है। अगले महीने में उन्होंने इलेक्शंस रखी हैं, लेकिन इलेक्शंस में वो तो बिल्कुल ही आई वुड से फार्सिकल इलेक्शंस हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने एक रेफरेंडम रखा है और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम की कोई प्रोविज़न नहीं है। उस रेफरेंडम के तहत वो चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट बांग्लादेश का बने उसकी पावर बढ़ा दी जाएं और पार्लियामेंट्री सिस्टम की पावर्स घटा दी जाएं। तो ये जो है लोग बड़े खिलाफ हैं इसके, क्योंकि ये बिना किसी के कोई 43 क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं और एक पूछ रहे हैं येस और नो। तो बिल्कुल ये रिजीम चेंज के बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से ताकि रिजीम का फायदा हो। और रिजीम के पीछे मोहम्मद यूनुस एक सिर्फ स्पोक्स पर्सन है, रिजीम के पीछे है जमात इस्लामी, रज़ाकार, पाकिस्तान, ये सब लोग जो 1971 में असफल रहे हैं, वो अब चाह रहे हैं कि वो आएँ और उनकी सरकार जमात इस्लामी की सरकार बने। यही सबसे ये है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोर्सेस अवामी लीग को हिस्सा नहीं रहने दे रहे हैं। BNP के लीडर अब आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनकी कोई खास अहमियत नहीं है वहाँ पे। सिर्फ जमात इस्लामी का है, सारे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन वही जीत रहे हैं, उनके इस्लामी छात्र शिबिर जीत रहे हैं, इसलिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। विनय सीकरी जी, हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे। यूसुफ सरकार लगातार एक तरह से सवालों के घेरे में भी है। ऐसे में चुनाव होते हैं जिसमें अवामी लीग हिस्सा नहीं लेती है, क्या इन चुनावों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी? क्योंकि लगातार कई संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसे माहौल में ये चुनाव सही नहीं है। बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल सही नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ग्लोबली भी इसकी इलेक्शन के खिलाफ आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये तो एक मजाक है, एक फार्स है, एक ये रिजीम बनाने के लिए, ये कहने के लिए जमात इस्लामी की इलेक्शन हो गई है, वो सत्ते में आ गए हैं, ये कहने के लिए ये किया जा रहा है। वैसे इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरी इंटरिम रिजीम भी इलीगल है, इनकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन नहीं है। और अब जो है, जो इन्होंने नई जुडिशरी बनाई है, वो जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में केयरटेकर गवर्नमेंट की प्रोविजन जो है वो दोबारा ले ली जाए। अगर ये हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, तो अब जो है यूनिट सरकार को अपनी वो उनको हट जाना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अब बन गया है उसके तहत जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट, जैसे एक प्रोविजन है कि इमीडिएट पास्ट चीफ जस्टिस वो केयरटेकर चीफ बनने उनको बनना चाहिए और उनकी लीडरशिप में इलेक्शंस होनी चाहिए। जो भी प्रोविजन है वो उनको फॉलो करनी चाहिए। और ये जो यूनिस रेजिम है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम, इनकी कोई जगह ही नहीं है, इनकी कोई मतलब प्रोविजन ही नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाएं। तो इसलिए अगर ऐसे हालात में वो फिर भी इलेक्शन करने चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि बांग्लादेश में ये जो इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, हिंसक स्थिति बन गई है, ये सब बिल्कुल और भी बढ़ेगी और उसके बाद इलेक्शंस की स्वीकारी कोई नहीं देगा। बांग्लादेश की आवाम जो है वो चाहते हमेशा ये है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो।
बल्कि एक वहाँ पे एक पोल नेशनल ओपिनियन सर्वे भी हुआ था, उसमें था कि 70% लोग चाहते हैं कि अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा ले। बीना सीकरी जी, आपने एक आशंका जताई कि चुनाव के नजदीक आते आते इस तरह के हमले और होंगे, यानी कि अल्पसंख्यकों पर हमले और होंगे। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या बचता है? भारत लगातार इन हमलों को लेकर अपनी आपत्ति आधिकारिक एक तरह से प्लेटफॉर्म पर इसका आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन भारत किन विकल्पों के साथ अब आगे बढ़े? बिल्कुल उनको अभी वो बिल्कुल ये कंटिन्यू करना चाहिए जो उन्होंने कहा। बिल्कुल उन्होंने बताया, दिसंबर के आखिर में बताया था कि 2900 ऐसे इंसिडेंट्स हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और ये बिल्कुल लगातार जारी हो रहे हैं। तो अब तो 3000 से कहीं ऊपर हो गए होंगे, और इतने लोगों की मौत भी हुई है। और जैसे आप बता रहे हैं, युवाओं की मौत हो रही है, बिल्कुल जो बिल्कुल इनोसेंट है, वो बिल्कुल अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको लेके, वो फैक्ट्री वर्कर थे दीप चंद्र दास, उनको फैक्ट्री से उठा के उनको पकड़ा दिया मॉब में, और मॉब ने उनका बिल्कुल जो है बीटन ही टू डेथ। तो इसलिए हमें बिल्कुल अपनी आवाज लगातार उठानी चाहिए, और रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे भी, क्योंकि ऐसे इलेक्शंस करने से भारत को बिल्कुल और भी आपत्ति बढ़ेगी। क्योंकि अगर जमात इस्लामी की सरकार बन गई तो फिर वो ये दोबारा करेंगे कि इन माइनॉरिटीज को भेज दिया जाए बाहर, वो उनको पुश और करेंगे। और भारत बिल्कुल बीना सीकरी जी, लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और अब हालिया हमला जिसमें जेल में अवामी लीग नेता की जो मौत हुई है, उसे लेके भी उनके परिवार ने कई गंभीर सवाल यूनुस सरकार पर खड़े किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीना सीकरी जी इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। मिड डे प्राइम के